Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. Students, in this session we will start very first chapter of class 10th, real numbers, जिसके बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर हो क्योंकि ये रियल नंबर्स जो चैप्टर है हमें 8th से ही पढ़ने को मिल रहा है, यानी 8th में भी हमने पढ़ा, 9th में भी पढ़ा रियल नंबर्स, अब फिर से 10th में भी आ गया रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा सीखेंगे, है ना, कि क्या 10th में भाई क्या अपग्रेड करके हमें चीजें मिली हैं उस बारे में हम सीखेंगे। अच्छा, जो चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उस बारे में बोलना नहीं है, तो चलो थोड़ी सी वो चीजें रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद अपने चैप्टर पे आते हैं, है ना। अच्छा ओके, तो थोड़ा सा आपको बचपन की चीजें भी मैं याद दिलाऊंगा, है ना। बचपन की चीजें मतलब क्या, कि जैसे सपोज करो मैं क्या करता था, एक डिवीजन करता था। सपोज 10 से मुझे डिवाइड करना होता था 13 को, डन है ना, बिल्कुल बेसिक है ना। अच्छा सर ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या यूज है, अभी यूज बताऊंगा क्या यूज है, जरा ध्यान से देखो, है ना। अच्छा 10 को मैंने डिवाइड किया किससे, 13 से। अच्छा ठीक है, डिवाइड करने पे क्या मिला मुझे, 10 1 जा 10। अच्छा जी, अच्छा माइनस किया तो मेरे पास क्या मिला, यहाँ पे 3, ऐसा ही होता है। ओके अच्छा, तो मैं पूछूं बेटा, अगर आप 10 को लिखना चाहो तो 10 को आप क्या बोलते हो, है ना। अच्छा 1 को आप क्या बोलते हो, 13 का भी एक नाम था और 3 का भी कोई ना कोई एक नाम था। अच्छा 3 का क्या नाम था, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर, है ना, याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है उस वो क्या, एक बार देख लो यहाँ पे। अच्छा 13 क्या है, 13 है हमारे पास डिविडेंड, है ना। अच्छा 1 क्या है, कोसेंट, है ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा और 10 क्या होता है, डिवाइजर, है ना। ये बातें क्लियर है आपको। अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा सा और नंबर्स लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा और नंबर्स जैसे मैंने 5 लिखा है यहाँ पे डिवाइजर, और डिविडेंड दिया 7। अच्छा इसको डिवाइड करने गया तो 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2। अच्छा और भी बहुत सारे हम नंबर्स लेते थे। अच्छा तो क्या होता था यहाँ पे, होता ये था कि अगर मुझे किस नंबर को मैंने डिवाइड किया है, 13 को। ओके 13 डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, मैंने 10 से डिवाइड किया। अच्छा कितनी बार में गया, 1 टाइम्स में गया, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। ये होता था ना। अच्छा यानी कि 13 इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि अगर इस लैंग्वेज में बोलूं तो क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता था। अच्छा सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा कि अगर मैं लिखना चाहूँ 7, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता था, डिवाइजर कोसेंट, है ना, डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो डिवाइजर कितना है हमारे पास 5 और इनटू कोसेंट कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है 2। बिल्कुल सही, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, है ना, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। ओके डन। अच्छा तो यहाँ पे जैसे ही हम 10th क्लास में जाएंगे और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे एक लेमा आता है, क्या आता है, लेमा, है ना। अच्छा एक लेमा आता है जिसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। अच्छा ओके डन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा, यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लेमा दिया। अच्छा क्या कहा, बहुत बड़ी बात नहीं की कही उन्होंने, जो हमने ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यूक्लिड भाई साहब ने कहा कि भैया मान लो आपके पास दो नंबर है, क्या नंबर है, ए एंड बी, दो नंबर है, जिसमें से ए क्या है, बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, ए नंबर लिखो और एक बी लिखो, ठीक है। अच्छा उसमें एक एग्जिस्ट करेगा क्यू नंबर और एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा आर। अच्छा लेकिन आर होगा कैसा, आर ऐसा होगा कि वो हमेशा लेस देन और सॉरी आर होगा ग्रेटर देन और बहुत होगा तो 0 के इक्वल एंड लेस देन होगा बी से, डन। अच्छा उन्होंने ये बात कह दी, है ना। अच्छा जरा देखना, अगर मैं एक नंबर लूं, सपोज कौन सा नंबर लिया मैंने, सपोज 13 और कौन सा नंबर लिया 10। अच्छा ये ए है, ये क्या है, बी है। अच्छा तो ए क्या बी से बड़ा है, बिल्कुल है, 13 10 से बड़ा है ना। अरे भाई
दो नंबर्स लोगे तो उसमें से कोई ना कोई एक तो किसी ना से बड़ा होगा ही। अच्छा, तो मान लिया इसमें 13 बड़ा है। अच्छा, तो 13 इक्वल्स टू उन्होंने कहा कि 13 लिख दो और क्या करो 10 में इंटू कर दो। कोई ना कोई एक ऐसा क्यू नंबर होगा, जो क्यू नंबर होगा वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बच जाएगा 10 1 जा 10। अच्छा, बचा क्या इसमें 3 है ना, 3 लिख दो। तो ये कह दिया इन्होंने कि ये इस 13 के बराबर होगा। जो r आएगा मतलब जो 3 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 के। यानी कि कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 2 लिया और 8 लिया है ना। अच्छा, तो आपने क्या लिखा 8 लिखा। अच्छा 8, चलो यहाँ लिखता हूँ 8 लिखा और यहाँ पे क्या किया 2 और इनटू में कितना किया 4 और प्लस में कितना आ गया 0 है ना, 0 आया। तो वही इन्होंने कहा कि जो लास्ट में आप रिमाइंडर ऐड कर रहे हो ना, वो रिमाइंडर वो आर से दिखाया गया, वो रिमाइंडर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आर है तो आर से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 3 है तो 3 से रिप्रेजेंट किया। वो क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन और बहुत होगा तो इक्वल होगा 0 के, और लेस होगा किससे b से। b मींस क्या, ये वाला b मींस क्या ये, तो b मींस क्या यहाँ पे 10। तो देख लो जो 3 है वो 0 से बड़ा है ना, और 10 से छोटा है ना, बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आ गया ना, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो इन्हीं के बीच का आएगा। ये बात उन्होंने कह दी। और यही बात यहाँ पे ये भी कहता है क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी बात को उन्होंने मोल्ड करके अपने नाम से कर लिया कि इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर का हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं वो अभी करते हैं। पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन पार्ट लिख लें, है ना। डेफिनेशन पार्ट एग्जैक्टली क्या कहता है वो, ये तो हमने थ्योरी वर्बली समझ लिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या है वो, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। यानी कि सिमिलरिटी है दोनों चीजों में, बात आ गई समझ। जबकि इसको हम इस फॉर्म में ए बी क्यू और आर के फॉर्म में देखेंगे, जबकि इसको किस फॉर्म में देखते हैं, क्या देखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या है। अच्छा, एक बात समझ लेने वाली बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। अच्छा, लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंस समझ लो। देखो, एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी चीज का करने का तरीका, डन। अच्छा, लेमा क्या होता है, अ प्रूवन थिंग, यानी कि जो प्रूव्ड किया हुआ एक मैसेज है, एक ऑलरेडी जो प्रूव किया हुआ एक डाटा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, लेमा। अच्छा, उस लेमा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं और किस स्टेप के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उस स्टेप को, नंबर ऑफ स्टेप्स को, करने के नंबर ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। डन। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी हम पढ़ेंगे कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का कैसे यूज होगा, वो होगा एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम और लेमा में कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पूछेगा बताओ बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा बताओ, तो आप पता चला एल्गोरिदम बता के आ गए, है ना, या एल्गोरिदम लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं करना। लेमा क्या होता है, अ प्रूवन थिंग, और एल्गोरिदम क्या होता है, उस प्रूवन थिंग को करने का, या जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ। अच्छा, तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, वो जो स्टेप्स होंगे कि इसके बाद ये करना है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं और एल्गोरिदम भी लिखते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन करते हैं, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, ठीक है, अदरवाइज मैं इसे हटा दूं। ओके बच्चा लोग, तो देखो जरा, ये दोनों चीजें मैंने लिख दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। एक एक करके चलो समझते हैं इजीली, बिल्कुल, है ना। है कुछ भी नहीं, देखो चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, और ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दिया, एल्गोरिदम लिख दिया, इसको समझ लो, एग्जाम्पल करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या कहता है, जो हमने जो डिस्कस किया था उसी बारे में, क्या गिवन
पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दिए गए हों, ओके, देयर एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक इंटीजर्स, दो इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग, जो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा। डन, यही बात मैंने बताई थी आपको। वेयर जो r होगा ना, जो यहाँ पे r होगा, उसकी कंडीशन है कि r कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, बहुत होगा तो 0 के बराबर होगा, और b से, जो यहाँ पे b, a और b जो दो इंटीजर है ना, उसमें से जो दूसरा वाला b है उससे तो हमेशा छोटा होगा, उसके कभी बराबर भी नहीं जाएगा, है ना। कैसे नहीं जाएगा इस बात को समझते हैं जरा, है ना। देखो जरा कैसे, मान लो हमने दो इंटीजर लिया, क्या मैंने लिया 2 और यहाँ पे लिया 5, है ना। अच्छा, अब मैं 5 को लिखना चाहता हूं, कैसे, देखो 2 इंटू में कितना 2, और मैं यहाँ पे लिख दिया प्लस में 1। अच्छा, अगर सोचो जो ये हमारे पास a था और ये b था, तो दूसरा मेरे पास 5 तो मैं यहाँ लिख चुका हूं, तो दैट मीन्स ये बन चुका है a। अच्छा, ये बन चुका है मेरे पास b। अच्छा सोचो जरा, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता 2, अगर सब कुछ कभी लिखना पड़ जाए और मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ 2 क्यों लिखने जाऊंगा भाई, मैं 2 इंटू 3 नहीं कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं तो 2 2 जा 4 और 2 कितना है 6, दैट मीन्स मेरा जो दूसरा नंबर है वो कितना है 6 है ना, मुझे यहाँ 6 लेके आना है, तो मैं 2 इंटू 2 प्लस 2 क्यों लिखूंगा भाई, मैं 2 इंटू 3 प्लस 0 नहीं लिख दूंगा तो भी तो 3 होगा, तो यहाँ पे मैं उस b के इक्वल क्यों लिखने जाऊं, यानी कि हमेशा जब भी आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और कोई एक ऐसा नंबर होगा जो b होगा ना उससे तो छोटा ही आएगा, अगर उसके इक्वल आ गया तो यहाँ मल्टीपल बढ़ा दो, वहां पे इक्वल लिखने की क्या जरूरत है। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ आ रहा है ना, क्योंकि 2 के टेबल में 6 तो आता ही है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 क्यों लिखने जाओगे भाई, 2 इंटू 3 लिख दो ना, बात आ रही है समझ में। तो हमेशा क्या होगा, ये तो जब जनरल सी चीज है कि जो b होगा वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, सॉरी जो r होगा वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, b से। बात आगे समझिए, ओके। ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या है, मैंने क्या यूज बताया कि भाई HCF निकालने में यूज होता है, तो एल्गोरिदम, तो यहाँ पे क्या आ जाता है एल्गोरिदम, कि उसका एल्गोरिदम क्या है। अच्छा, पर्पज पहले देख लेते हैं, पर्पज क्या है, टू ऑब्टेन HCF, इसका पर्पज क्या है, HCF ऑब्टेन करना ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम क्या यूक्लिड डिवीजन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। मान लो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे हैं, C और D हैं, जिसमें कि C बड़ा है D से, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टेप्स फॉलो करना है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी दो नंबर, जैसे मान लो एक नंबर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, कोई भी एक दो नंबर बोल लो आप, ठीक है, मैंने कह दिया 455 एंड दूसरा नंबर ले लिया मैंने क्या, आपके बुक का ही उठा लेता हूं, हाँ मान लो कोई भी दो नंबर मान लो, जैसे मैंने कह दिया एक नंबर है भाई 455 एंड दूसरा नंबर कितना है 42, तो इन दो नंबर में से कोई तो एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। डन। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि C एंड D दो नंबर होंगे विद C ग्रेटर देन D। अब आप ये ना कह देना कि इक्वल ले लो सर, नहीं बिल्कुल इक्वल नहीं, इक्वल में HCF क्यों फाइंड करना, इक्वल में HCF फाइंड करने का क्या मतलब है ना। अच्छा, तो इक्वल का तो HCF 1 आता है, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, C ग्रेटर देन D फॉलोज दिस स्टेप, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। क्या स्टेप्स फॉलो करना है, हम साथ के साथ इसको करेंगे भी। देखो पहला स्टेप्स क्या है, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। अच्छा, इस पे हमने यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R, दो होल नंबर्स हम फाइंड करेंगे Q एंड R। कैसे फाइंड करेंगे, जो C इक्वल्स टू DQ प्लस R होगा। अच्छा, तो पहले C फाइंड करो, यहाँ पे C कितना है 455 है, बिल्कुल सही। क्यों, C ग्रेटर देन D, तो C ग्रेटर देन D मींस 455 ग्रेटर देन 42, तो C की जगह पे क्या आ गया 455। अच्छा, इक्वल टू, अच्छा दूसरा नंबर क्या है 42, इनटू में जो दो नंबर्स आएंगे, कौन से Q एंड R,
तो डी क्यू और प्लस में आर। अच्छा तो 42 में मैक्सिमम कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा कि इसके इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो कितने का किया जाएगा 10 का। देखो 420, अगर आप 11 से कर देते हो तो 455 से बड़ा हो जाएगा, है ना, तो 10 का। अच्छा प्लस में कितना बचेगा, अगर 420 कर दिया तो यहाँ पे कितना है 55, तो प्लस में कितना बचेगा 35, है ना, प्लस में कितना बचेगा 35। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लिख लेना पहले, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। अच्छा 35। अच्छा अब चलो ये काम तो हमने कर दिया, जहां पे हमने देखा कि आर मींस क्या 35, क्या 35 जीरो से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अच्छा क्या 35 डी से छोटा है, यानी कि 42 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। पहला हमारा स्टेप्स हो गया खत्म। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, इफ r इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो r क्या 0 के बराबर है, 35 है ना, 0 के बराबर नहीं है। d इज द HCF ऑफ c एंड d, तो जो d होगा ना वो HCF हो जाएगा किसका, c और d का, लेकिन यहाँ पे 42 HCF नहीं होगा, क्यों, क्योंकि r 0 नहीं आया, r मींस 35 0 नहीं आया। dq प्लस r है ना, तो r की जगह पे क्या है 35, अगर 0 आ गया होता तो मैं बोल देता यहाँ पे कौन सा dq, तो बोल देता 42 क्या है इसका HCF है, बिल्कुल, लेकिन R 0 नहीं आया, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या 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 है, अच्छा HCF ऑफ C एंड D। अच्छा इफ R डज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ जी मेरा है, R डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। किस पे, D एंड R पे अप्लाई करना है। अच्छा तो D कितना है, D कितना है 42, D कितना है 42। अच्छा R कितना है 35, तो इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 35 इंटू, अब 35 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 42 आ जाए, और नहीं 42 आए तो उससे छोटा है तो 1 डिजिट का। अच्छा तो बचा कितना जी 35 और 42, तो कितना बचा 7, कितना बचा 7। अच्छा अभी भी R 0 आया क्या, नहीं आया, R 0 नहीं आया, तो फिर से स्टेप कंटिन्यू होगा, फिर से स्टेप कंटिन्यू होगा। अच्छा तो फिर अब किस पे कंटिन्यू होगा 35 और 7 पे। अच्छा तो 35 और 7 में बड़ा कौन सा है, तो 35 बड़ा है। अच्छा इक्वल टू, फिर नेक्स्ट कौन सा नंबर है 7, और इनटू 7 में फिर मल्टीप्लाई करो ताकि वो 35 आए या 35 से छोटा आए। अच्छा तो 7 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसका 5 का, तो 7 5 जा 35 आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अच्छा अब यहाँ पे R कितना आ गया 0, तो D इज द HCF ऑफ द C एंड D। अच्छा तो D कितना है 7, अच्छा D कितना है 7, दैट मींस 455 एंड 42 का जो HCF है वो कितना है 7। आप निकाल के देख लेना, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, या जिस मेथड से भी आप HCF निकालना चाहते हो उस मेथड से इन दोनों का HCF निकाल के देख लेना, इन दोनों का HCF क्या आएगा 7 ही आएगा। बात आ गई समझ। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, कंटिन्यू द प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस आपको देखो, अगर R 0 मिल गया, अगर R 0 मिल गया तो क्या होगा D इज द HCF ऑफ C एंड D। अगर R नहीं मिला तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R, D एंड R पे अप्लाई करना है। अच्छा उस पे भी R 0 नहीं मिला तो क्या करना है कंटिन्यू, जैसे मैंने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे R 0 नहीं मिला तो फिर से कंटिन्यू कर दिया। अगर यहाँ पे भी R 0 नहीं मिलता तो इस नंबर पे और इस नंबर पे मैं फिर से कंटिन्यू कर देता। बात आ गई समझ। तो वही कह रहा है कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder is 0, the divisor at this stage will be the required HCF। तो जो लास्ट में डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा, उस रिक्वायर्ड C एंड D का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। चलो एक आध और एग्जांपल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं, डन। अच्छा एक एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके बेटा, देखो ये रहा, देखो मैंने एल्गोरिदम वैसे का वैसा रखा है, ठीक है, वैसे आई होप समझ आ गया होगा। लेकिन चलो एक और एग्जांपल लेके थोड़ा बहुत जो रह गया वो कमियां फिर से दूर करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द HCF 420 एंड 130, है ना, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो क्या इसमें C और D ढूंढ लो, C है ये D है। अच्छा बड़ा कौन सा है, C है या D है, यानी कि जो बड़ा है उस नंबर को आप पहले लिख लो। तो क्या बड़ा है, 420 बड़ा है, मैंने लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या है, 130 है ना, उसको मैंने लिख लिया। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, DQ प्लस R के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा तो 130 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि क्या है 420 से छोटा या फिर बहुत छोटा नहीं उसके आसपास, और या फिर क्या इक्वल आ जाए। तो क्या 130 में मल्टीप्लाई करके 420 लाना पॉसिबल है, नहीं है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अच्छा तो प्लस में कितना बचेगा, आप अलग से माइनस करो ना, देख लो 303 3 3 9 एंड 3 390, और यहाँ पे कितना है 420, माइनस कर लो 0, और यहाँ पे 12 और ये 30, और ये कितना हो गया 0, तो रिमाइंडर कितना आया 30। अच्छा एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लो, देखो 30 क्या 130 से छोटा ही है ना, बिल्कुल छोटा है। अच्छा रिमाइंडर क्या 0 आया, नहीं आया, तो नहीं आया तो किस पे अगेन अप्लाई होगा, फिर अप्लाई होगा इस पे और इस पे। तो नेक्स्ट इन दोनों में बड़ा कौन सा है 130, तो 130 पहले आएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 30, अब 30 में मल्टीप्लाई करने पे क्या 130 आ सकता है, नहीं आएगा, फिर भी कितने का 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 जा 12 यानी कि 120 आएगा। तो प्लस में रिमाइंडर कितना बच गया 10, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर अप्लाई होगा 30 और 10 पे। तो 30 और 10 में बड़ा कौन सा है 30 है, ठीक है जी 30 है, तो नंबर कौन सा लिख दिया मैंने 30, ओके। अच्छा नेक्स्ट नंबर कौन सा है 10, यानी 30 और 10 पे था तो 30 तो यहाँ आ गया, तो बचा कौन सा 10। अच्छा 10 में किसका मल्टीप्लाई करूं 3 का, तो 3 10 जा 30, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अच्छा तो किसका किसमें मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर 0 आया 10 में, तो फिर इन दोनों का HCF कितना हो गया 10 हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों बातें क्लियर हो गई, बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे आप HCF फाइंड आउट करोगे, डन। अच्छा चलो चलते हैं फिर, ये एग्जांपल्स भी हो गए, हमारा थ्योरी पार्ट भी हो गया। चलो इस बेसिस पे जो एक्सरसाइज है कौन सा 1.1 वो करते हैं, और उसमें कुछ और भी नई चीजें आएंगी, कुछ और भी इंटरेस्टिंग एक आध क्वेश्चन है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इतनी चीजें समझ आ गई, इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो जो एक और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है वो भी बताता हूं मैं आपको, इजी है वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करना है कर लो, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 शुरू करता हूं। ओके बच्चा लोग, तो एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं, जिसमें ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस। हम जानते हैं ना यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो उसी के हेल्प से हमें ये तीनों क्वेश्चंस करना है। आप ट्राई करना, ठीक है, नहीं आएगा देन आप ये वीडियो देखना, है ना। तो मैं पहले इसको करता हूं, और है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, है ना। ओके सॉल्यूशन, तो क्या करना है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, आप अगेन दोबारा एक बार सॉल्यूशन करते हुए लिख लेना। अच्छा अब इसमें सबसे पहला हमारा एल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप क्या था, C एंड D में से सबसे पहले ये जानना कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो बड़ा यहां पे कौन सा है 225, तो उसको हमने लिख लेना है। अच्छा इक्वल टू क्या कर देना है 135। अच्छा अब 135 में मल्टीप्लाई करो ताकि 225 के क्या इक्वल आए या फिर क्या लेस देन आए। अच्छा तो देखो ना, अगर यहां पे मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 270 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा, तो दैट मींस क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा प्लस में कितना होगा, तो माइनस कर लो, है ना, यानी कि 5 - 5 0। अच्छा 3 - 2 1 एंड 1 सॉरी इसमें से इसको माइनस करेंगे जी, गड़बड़ हो गया ना, है ना। क्या 5 - 5 0, और यहां पे 12 12 - 3 कितना 9, और 1 - 1 0, यानी कि प्लस में कितना आ गया 90, डन। अच्छा अब क्या R0 आया, नहीं आया, तो देन फिर से ऑपरेशन इस पे और इस पे, तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो 135 है ना। 135 यहां पे क्या आएगा 90, 90 में इंटू, अगर यहां पे भी फिर से 2 से करूं तो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 1 से ही। अच्छा प्लस 90 में कितना प्लस करूं कि 135
5 तो कितना 45। अच्छा फिर 0 नहीं आया तो देन क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। अच्छा यहाँ पे क्या होगा 45 और इनटू में कितना होगा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो बी क्या होगा रिक्वायर्ड एचसीएफ, तो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू कितना आ गया 42। बात आ गई समझ, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड है ना, क्वेश्चन सेकंड में क्या, ये फर्स्ट पार्ट था। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या 196 दिया है, 38220 हुआ है। मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है ये, है ना। तो नेक्स्ट क्या है 38220 है ना। अच्छा इक्वल टू यहाँ पे कितना 196। अच्छा 196 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 38220 है। अच्छा आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो क्या करो 196 से डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो, जो होल नंबर आएगा ना उतनी बार में मल्टीप्लाई कर दो, और होल नंबर में जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको माइनस करके और यहां पे रिमाइंडर आप लिख सकते हो। मैं ये बता देता हूं, आप करके देख लेना। यहां पे आप देखोगे कि अगर आप 195 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो 196 में 195 का मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और यहीं पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो गया बी, यानी कि बी कौन सा है 196। तो ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट आपके लिए हो जाएगा, इजी है। क्या करना है 867 एंड इक्वल टू 225 और इनटू 225 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि या तो इतना आ जाए या फिर इसके आसपास आए, छोटा है, और प्लस में रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो रिक्वायर्ड एचसीएफ, अदरवाइज प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन पे चलें। ओके ओके चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट। अच्छा मैं आपको बता रहा था ना जब हम इंट्रो पार्ट इसका कर रहे थे तो मैंने बताया था ना, एक तो एचसीएफ फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आएगा और एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। अच्छा इसमें मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर इसमें देखो इसमें है कुछ नहीं, बस थ्योरी पार्ट पे ध्यान देना है कि थ्योरी पार्ट में कैसे लिखूं। ये थोड़ा सा इसमें देखो चीजें हमें पता है कि जो ऑड इंटीजर होगा वो क्या होते हैं 1 3 5 7 9, है ना। तो आप ये नहीं लिख के आ जाओगे, कई बच्चे ये गलतियां करते हैं कि भाई वी नो दैट कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, हेयर 1 3 5 7 इज नन एज ऑड नंबर्स एंड 2 4 6 7 इज नन एज इवन नंबर्स। तो देयरफॉर 1 3 5 7 दीज आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड हेंस प्रूव्ड, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, है ना, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। बात आ गई समझ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्या थ्योरी पार्ट लिखना पड़ेगा, आपको बाकायदे प्रूफ करना है, ये नहीं कि हम जानते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको नंबर्स लेके, है ना, कि आपको एक यूनिवर्सल थिंग लाना पड़ेगा कि हाँ जी ऐसा ही होता है। अब वो कैसे लाएंगे जरा सीखते हैं। देखो अब इसके बाद ध्यान से मेरी बातों को सुन लो, ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आगे से नहीं आएगा। ठीक है, देखो जरा कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, वही बात, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7, लेकिन डायरेक्ट 1 3 5 7 लिख के हम नहीं दिखाएंगे। कह रहा है इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, या तो वो 6q+1 के फॉर्म में आएगा, या 6q+3 के फॉर्म में आएगा, या फिर 6q+5 के फॉर्म में आएगा, और कोई फॉर्म पॉसिबल नहीं है वेयर q इज सम इंटीजर। डन। अच्छा तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। अच्छा तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले तो आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। डन। अच्छा वेयर बी इक्वल्स टू 6, सिंस जो r होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन होगा 6 के। डन। अच्छा वेयर b इक्वल्स टू 6 क्यों माना मैंने, है ना, मैंने कह दिया कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, तो यहां पे b इक्वल्स टू 6 क्यों माना। यहां पे सबसे देखो आप सभी में a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, b इज अ पॉजिटिव इंटीजर, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, b इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यूक्लिड हमने कैसे पढ़ा हुआ है a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r, यानी यहां पे कोई भी वेरिएबल आप ले सकते,
लेकिन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था वहां पे ए और बी के फॉर्म में पढ़ा था, है ना, कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा ही पढ़ा था। तो सेम उसी फॉर्म में मैंने ले लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अच्छा, वेयर b इक्वल्स टू 6q माना, इसलिए माना क्योंकि यहां पे जो कह रहा है वो किस फॉर्म का कह रहा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 5 के फॉर्म। अगर ये कहता 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 के फॉर्म में कहता तो मैं यहां पे b इक्वल्स टू क्या लेता, 3 लेता। बात आगे समझ क्लियर है? यानी कि मेन फंडा यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पे a तो कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लोगे सभी क्वेश्चंस में, लेकिन यहां पे आपको क्या लेना है वो डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में पूछ रहा है। अच्छा, तो जब आपने b इक्वल टू 6 लिया तो आपको पता है कि जो r रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, हो सकता है कि इससे a को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ भी ना आए, तो 0 तो आएगा ना, तो r रिमाइंडर तो आएगा ना कुछ, नहीं भी आएगा तो 0 लेके चलते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा, अब अगर इन दोनों को चीजों को डिवाइड किया जाए तो कैसे, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा और हमेशा 6 से तो छोटा ही होगा। अगर आता है तो, 0 नहीं आता है कुछ और आता है तो भी वो क्या होगा, 6 से तो छोटा ही होगा। डन। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यूक्लिड लिखना चाहूं तो यूक्लिड क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6 BQ, तो 6Q एंड प्लस R होगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, वेयर Q इज सम इंटीजर, Q इज सम पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अच्छा, अब R क्या है, R है लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। अच्छा, तो व्हेन, अब यहां पे लिखेंगे व्हेन R इक्वल टू क्या है, 0। अब करते हैं जरा, देखते हैं कि ये जो a पॉजिटिव इंटीजर लिया है मैंने वो किस फॉर्म का आ रहा है। अगर मेरे पास R क्या हो गया, 0 हो गया, तो जो a होगा वो कैसा रहा होगा, वो रहा होगा 6q। कोई प्रॉब्लम है? यानी कि 6q प्लस 0 या फिर कैसा रहा होगा, 6q। डन। अच्छा, व्हेन r इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, तो a कैसा रहा होगा, 6q प्लस 1 का। अच्छा, जब r इक्वल्स टू क्या रहा होगा, 2, तो a कैसा रहा होगा, 6q प्लस 2 के फॉर्म का। अच्छा, r कैसा रहा होगा, 3, तो a कैसा होगा, 6q प्लस 3 के फॉर्म का। अच्छा, r कैसा है यहाँ पे, 4, तो a कैसा रहा होगा, 6q प्लस 4 के फॉर्म का। अच्छा, अब नेक्स्ट r इक्वल्स टू क्या हो गया, 5, तो देन a कैसा रहा होगा, 6q प्लस 5 के फॉर्म का, एंड r इक्वल्स टू क्या होगा, 6। क्या r 6 कभी भी होगा, नहीं होगा, तो यहीं पे हो गई बात खत्म। अच्छा, तो अब देखो जरा यहां पे ऑड कौन कौन सा है, क्या ये 6q ऑड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा इवन ही आएगा। अच्छा, 6q ये तो इवन है, हम प्रूफ कर चुके हैं ये इवन है। अच्छा, इवन नंबर में अगर एक ऑड नंबर प्लस कर देते हो आप 1, तो क्या होगा, वो ऑड होगा। बात आ गई समझ? ये देखो ये ऑड होगा कि नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये 6q प्लस 2 इवन होगा। अच्छा, ये कैसा होगा, ऑड होगा। अच्छा, ये इवन होगा, ये कैसा होगा, ऑड होगा। तो अबव सॉल्यूशन से आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई ऑड इंटीजर, अच्छा सपोज करो मान लो यहां पे क्या था, 6 था, है ना। अच्छा, पहले बात सुन लो, अभी मैं थोड़ा सा जो डाउट है वो भी क्लियर कर रहा हूं। अब पहले आप क्वेश्चन करोगे कैसे वो प्रोसेस सुन लो। ये कर दिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखोगे, हेंस फ्रॉम above solution we see that any positive odd integer, any positive जो कहीं से लाना नहीं है, यही लाइन लिख देना है, any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 hence proved। बात आगे समझ क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सही बात है ये क्या यूनिवर्सल थिंग आपने प्रूफ कर दिया? हाँ बेटा, देखो कैसे, जरा थोड़ा सा समझ लो। ये आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए पहले इसको नोट डाउन कर लो। मैं इसे हटा रहा हूं, है ना, या कहीं पे भी समझ लेते हैं। चलो यहां पे समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, देखो क्या बात क्या है। अगर आप कहो कि सर 9, क्या 9,
चलो मैंने मान लिया 9, आपने कहा 9, तो क्या इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा सर? मैंने कहूंगा हाँ, देखो कैसे 9 लिखो जरा, कैसे करोगे? 6 इंटू, अगर 2 का भी कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 6 इंटू 1 एंड प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको 3, देख लो। अच्छा 11 लिख के देखो, 11 कैसे करोगे? 6 इंटू कितना कितना होगा, वो 2 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 1 और प्लस कितना होगा 5। देखो 5 से ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। आप 13 लिखो तो देखो ये 6 इंटू 2 बन गया, फिर से कहां आ गया, +1 पे आ गया। अच्छा 15 पे जाओ तो कितना, 6 इंटू 2 प्लस कहां चला गया, 3 पे चला गया। अच्छा 17 पे जाओ, है ना, 17 पे जाओ, 17 तो क्या होगा, 6 इंटू कितना 2 एंड प्लस कितना हो गया 5। अच्छा फिर नेक्स्ट 19 पे जाओगे ना तो क्या होगा, 6 इंटू 3 और फिर +1 पे आ गया, यानी कि 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, 6 + 5, इसी बीच ये घूमता रहेगा, चाहे मर्जी जितना बड़ा भी ऑड इंटीजर हो, ये इसी फॉर्म में घूमता रहेगा। कभी 6 + 1 आएगा, कभी 6 + 3 आएगा, कभी 6 + 5 आएगा। तो इसीलिए कह रहे थे कि आप प्रूफ करके दिखा दो, तो आप प्रूफ ऐसे करोगे। बात आ गई समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, है ना, क्या वर्ड्स प्रॉब्लम है लेकिन है उसी पे बेस्ड है, नहीं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है, लेमा पे ही बेस्ड है, ठीक है। यानी कि लेमा के थ्रू हम सॉल्व करेंगे और एल्गोरिदम के हेल्प से, ठीक है। तो क्या कहता है, ए आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इन इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, है ना। यानी कि क्या 616 मेंबर्स है, उनको मार्च करना है किस बैंड के बिहाइंड, 32 मेंबर्स बैंड के बिहाइंड इन अ परेड, परेड में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा एक ही कॉलम्स में कितने ग्रुप मार्च कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। कह रहा है कि भाई मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिससे वो मार्च, वे दोनों लोग मार्च कर सकें। तो चलो सॉल्यूशन सिंपल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू क्या होगा, HCF ऑफ किसका, HCF भाई 616 एंड किसका, 32 का, ठीक है। तो फिर पता है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। डिवीजन लेमा नहीं, यहां पे यूज करेंगे एल्गोरिथम, है ना। क्या होता है भाई, क्या लिखते हैं, 616 एंड इक्वल्स टू 32 और इनटू, अब 616 में 32 दूसरा नंबर है जिसमें C और D हो गया ना, सेम वही बात जो हम पीछे कर चुके हैं। बड़ा कौन सा है, 616, तो 616 पहले लिख दिया, A = BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे, तो B तो ये मिल गया। अब देखेंगे कि किसका मल्टीप्लाई करें कि 616 से या तो छोटा है या फिर इसके इक्वल आ जाए। तो चलो करते हैं क्या, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप 32 को डिवाइड कर दो इससे और देखो कि मैक्सिमम कितने बार में जा रहा है, या फिर देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट 20 से सोचूं, है ना, तो 30 में अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 640 आएगा ना। अच्छा 640 इससे ज्यादा हो जाएगा, और अगर मैं इसमें से 32 माइनस कर दूं, यानी कि कितने बार में, 19 टाइम्स कर दूं, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 8 और यहाँ पे 0 और 608, यानी कि छोटा आ गया ना, और एक ज्यादा जाने पे बड़ा आ जा रहा है, तो फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, 19 वाला, यानी कि 19 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बचेगा कितना, 608 आ रहा है, और यहाँ पे 616 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 8 हो गया। बात आ गई समझ। अच्छा नेक्स्ट अब क्या जीरो रिमाइंडर आया, नहीं आया, तो नेक्स्ट ये दोनों नंबर लेंगे 32 एंड कौन सा 8। अच्छा तो 8 4 जा 32, कितना आ गया, 0। किस पे आया जीरो रिमाइंडर, 8 पे। तो देयरफॉर अब लास्ट में आंसर, लास्ट में क्या आंसर पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स व्हिच दे कैन मार्च इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और ये हो गया आंसर। बात आ गई समझ, क्लियर है, ठीक है, इजी है ना, ठीक है। बस थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा लिखना है, समझना है उस चीज को, बाकी सॉल्यूशन इजी होता है इस एक्सरसाइज का, है ना। एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर का इजी है, फिर ठीक है। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखो फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिमिलर है आपके सेकंड क्वेश्चन से, है ना। देखो कैसे कहता है, यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अच्छा वहां पे क्या कह रहा था कि ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, 6 क्यू, अच्छा क्या कह रहा था 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में। यहां पे कह रहा है कि भाई दिखाओ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो जब हम करेंगे तो वो किस फॉर्म का आएगा, या तो 3m फॉर्म में आएगा या 3m+1 फॉर्म में आएगा। अच्छा तो यहाँ पे b की जगह क्या यूज हो रहा है, 3, है ना। तो क्या सॉल्यूशन में सेम वही बात कि लेट एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू a एंड यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना दिया है, 6। अच्छा b इक्वल्स टू 6 एंड q since यहां पे लिख दो since q is any integer, any positive integer t is an integer where r less than equal to 0 and less than b। डन, कोई प्रॉब्लम। therefore by Euclid division lemma क्या हो जाएगा, a equals to b 6 क्यों लेंगे, b तो 3 लेंगे ना, यहाँ पे b कितना लेंगे, 3 लेंगे क्योंकि 3m और 3m+1 के फॉर्म का है। अच्छा तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3bq मतलब b की जगह पे 3 और q प्लस r। अच्छा r क्या है, r इज लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b, तो r की क्या क्या वैल्यूज हो गई, देयरफॉर r कितना हो गया, 0 1 2, यही होगा ना, 3 का भी होगा नहीं होगा। अच्छा तो देयरफॉर r when r इक्वल्स टू क्या 0, तो a कितना आएगा जी 3q। अच्छा r इक्वल्स टू कितना 1, तो a कितना आएगा 3q+1, ठीक है। अच्छा r इक्वल्स टू कितना 2, तो a कितना आएगा भाई 3q+2। अच्छा तो ये a तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है, a का स्क्वायर, है ना। अच्छा तो अब जरा ध्यान से देखो, है ना, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, दैट मींस 9q स्क्वायर, दैट मींस 3 3q। अच्छा 3q और इनटू में क्या हो गया, इनटू में हो गया q। डन। अच्छा जरा ध्यान से, है ना, ध्यान से, यहां पे कह रहा है 3 × 3q और इनटू में q, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 3q स्क्वायर लिख दूं। अच्छा तो अब बताओ जो 3q स्क्वायर है वो कोई ना कोई इंटीजर ही तो होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इस पूरे इंटीजर को मैं क्या मान लेता हूं, 3m मान लेता हूं, तो ये किस फॉर्म का हो गया, 3m फॉर्म का हो गया। डन। सेम ऐसे ही ये वाला, है ना, a स्क्वायर यहाँ पे निकालो तो ये कितना आ जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको एक्सपेंड करो तो कितना हो जाएगा 9q² +1 एंड प्लस में कितना 6q। डन। अच्छा अब मुझे इसमें सब में से 3 कॉमन चाहिए, है ना, तो 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3q² एंड प्लस में 2q, बचेगा कि नहीं, देखो इन दोनों में से कॉमन, क्योंकि 1 में से कॉमन तो आ नहीं सकता। अच्छा प्लस का क्या हो गया 1। अच्छा अब फिर से देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कोई ना कोई एक इंटीजर। अच्छा तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं कि 3m प्लस में 1। अच्छा सिमिलरली ये वाला काम करो, है ना, ये वाला काम किया तो क्या हो गया a², फिर से फाइंड आउट, तो क्या मिल गया यहाँ पे 3q+2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 9q² +4 एंड प्लस में कितना 3 2 जा 6 2 जा 12q। अच्छा इन दोनों में से मैं क्या ले लेता हूं 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लिया तो इसमें से क्या आया 3q² एंड प्लस में यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, है ना, q। अच्छा और फिर क्या बचा यहाँ पे प्लस का 4। डन। इस ये क्या है हमारे पास 4 है ना, ये क्या है 4 है। अच्छा इस 4 को मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं 3+1 लिख देता हूं, है ना, लिख दूं। अच्छा तो क्या होगा ये देखो, अब इन दोनों में तो इसमें तो 3 है, ये यहां से भी तो 3 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 3 पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो गया 3q² +4q प्लस में 1 और प्लस में 1, जरा ध्यान से, है ना, फिर इसको एक्सपेंड करके देखो 3 3 जा 9q², 3 4 जा 12q, अच्छा 3 1 जा 3,
3 और प्लस में यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ सर? बिल्कुल हुआ ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक इंटीजर m हो गया। अच्छा एक इंटीजर m हो गया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फिर से? 3m, यानी कि उस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 3m और प्लस में क्या हो गया? 1। तो यहां से मेरी बात प्रूफ हो गई कि कोई भी a स्क्वायर करोगे तो वो किस फॉर्म में आएगा? या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि r 0 पे कैसा फॉर्म आ रहा है? 3m फॉर सम इंटीजर, फॉर m इक्वल्स टू सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे इतना है। मतलब कहने का मतलब है कि इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा जिसका 3 में मल्टीप्लाई होगा और उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने उन जगह पे क्या ले लिया है कि कोई एक इंटीजर m है ना, कोई एक इंटीजर m है तो किस फॉर्म का आ गया? 3m प्लस 1। अच्छा जरा इसको डीपली समझो, कैसे? जैसे मैंने पिछला समझाया था। अच्छा अब आपने कहा कि सर ठीक है आप कर दो, चलो 5 का स्क्वायर कर दो, है ना, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25 हो गया। अच्छा तो इसको किस फॉर्म में? मैं 3 के फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। तो 3 कितना करोगे सर? 3 8 जा 8 3 जा 24 और प्लस में 1 देख लो। अच्छा किसी का भी स्क्वायर कर लो ना, चलो 9 का स्क्वायर कर लो तो क्या हो गया? 3 into 3, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, तो कितना आ गया? 4, है ना। अच्छा ये कैसे 27 है ना, 27 वो तो स्क्वायर होगा ना 4। अच्छा 27 into 3 कितना हो गया? 81 और प्लस में कितना हुआ? 0। तो ये किस फॉर्म का आ गया? 3m फॉर्म का। ये किस फॉर्म का आया था? 3m प्लस 1 के फॉर्म का आया था। बात आ रही है समझ? क्लियर है? यानी कि कोई भी आप स्क्वायर करके देख लो ना, जितना मर्जी बड़े नंबर का, या तो वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या 3m के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे m क्या था सर? ये देखो, कभी आप 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी आप 27 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी आप किसी और इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा तो कोई ना कोई इंटीजर का ही तो 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो उसी इंटीजर को, जो इंटीजर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 में, उसी को मैंने मान लिया कि सपोज वो क्या है? m, क्योंकि कोई ना कोई तो वो इंटीजर होगा। तो सपोज मान लिया मैंने m, और m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जो रिक्वायर्ड होगा, कभी 8 होगा, कभी 27 होगा, या कभी कोई और चीज रिक्वायर्ड होगा, कोई और इंटीजर रिक्वायर्ड होगा, तो वो इंटीजर होगा। बात आगे समझ? चलिए 5th क्वेश्चन पे। m plus 1 और 9m plus 8। ओके चलो नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या करना है? उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। अच्छा तो जैसा कि आपको पता है हम क्या करेंगे, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a, है ना। अच्छा एंड b इक्वल्स टू क्या होगा? 9, है ना, b इक्वल्स टू 9 होगा। अच्छा अब देखो, जब b इक्वल्स टू 9 मैं लूंगा तो r कैसा लेना पड़ेगा? r लेना पड़ेगा लेस देन 0, है ना, एंड लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 9। तो r की वैल्यूज कितनी होगी बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यानी कि कितनी बार क्यूब करना पड़ेगा मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तब जाके मैं फाइनल रिजल्ट पे आऊंगा कि वो किस फॉर्म का होगा? 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के। अच्छा इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो एक काम ऐसा करेंगे कि जिससे मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाए और क्या मेरा सॉल्यूशन भी आ जाए, है ना। तो देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्यूब करना है। अच्छा ऐसा काम इसीलिए कर रहा हूं ना क्योंकि मुझे क्यूब करना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, इसको हटा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अब यहाँ पे जो b लूंगा ना, मैं b लूंगा, वो क्या लूंगा? 3। b लूंगा वो क्या लूंगा? 3 फॉर सम इंटीजर q, एंड जो r होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। अच्छा देखो तो देयरफॉर r की वैल्यू कितना हो गया? r हो गया 0 1 2, ये 3 वैल्यूज होंगे। अच्छा तो यहाँ पे सर 9m लाना है तो आप 3 क्यों ले रहे हो? अच्छा बता रहा हूं बेटा, क्योंकि जब 9m लाना है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब आप अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ जब लिखोगे अकॉर्डिंग
according to यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? लिखोगे कि a इक्वल्स टू 3q प्लस r, लिखोगे ना? अच्छा, और जहां पे r की वैल्यूज क्या होगा? 0, 1 और 2 होगा। डन। अच्छा, तो देखो जब आप a का क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 3 9 3 27 आएगा ना? अच्छा, अगर 27 आएगा, अच्छा फिर से जब आप r1 लोगे तो फिर से 27 प्लस 1 कुछ भी आएगा। तो इन सभी में से क्या मैं 9 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? ले सकता हूं ना? अच्छा, ले सकता हूं, तो मैं उतना बड़ा काम नहीं करने जाऊंगा, मैं इसलिए r इक्वल्स टू 0, 1 और 2 ही ले लूंगा, ताकि मुझे दिख रहा है कि क्यूब करने पे सब में से जो ये वैल्यूज तीनों हैं उस सब में से m9 मैं कॉमन ले सकता हूं। तो 9 कॉमन लेके और मैं 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का दिखा दूंगा। बात आ गई समझ? ओके, डन। तो अब देखो सबसे पहला नंबर, यानी कि जो when r इक्वल्स टू क्या होगा? 0। when r इक्वल्स टू क्या होगा? when r इक्वल्स टू, अरे यार क्या हो रहा है? अच्छा, तो देखो क्या, जब when r इक्वल्स टू क्या है? 0। अच्छा, जब 0 होगा तो क्या होगा? जरा करते हैं। a की वैल्यू कितना होगा भाई? 3q होगा। डन। अच्छा, देयरफॉर a क्यूब की वैल्यू कितना होगा? a क्यूब होगा 3q का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27 q का क्यूब। 27 क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 9 इंटू 9 3 जा 27 एंड क्यूब, और इसको मैं कर देता हूं ब्रैकेट पे। अच्छा, अब देखो ये 3q क्यूब, ये कोई ना कोई एक इंटीजर होगा कि नहीं? होगा ना? अच्छा, क्योंकि q एक इंटीजर है और उसमें इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कोई ना कोई एक इंटीजर होगा। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो गया? 9 और इनटू इस पूरे की जगह में क्या लिख देता हूं? m। अच्छा, यहां पे ये लिख भी सकते हो कि वेयर m इज फॉर सम इंटीजर। डन। अच्छा, डन। ओके, ये मैं नहीं लिखता हूं। डन। आप लिख भी देख सकते हो, और या फिर लास्ट में आप लिख दो वेयर m इज फॉर सम इंटीजर। डन। अच्छा, ओके, नेक्स्ट व्हेन r इक्वल्स टू क्या? r इक्वल्स टू पहली बार 0 है, अब r इक्वल्स टू क्या ले लेता हूं मैं? 1। अच्छा, अगर r इक्वल्स टू 1 तो देन a इक्वल्स टू कितना? 3q प्लस 1। अच्छा, ठीक है। अब फिर से अगेन a क्यूब, तो a क्यूब मीन्स 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, इसको एक्सपेंड करो जरा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27 और क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1, तो देन 3 3 जा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर इंटू 3, तो 9 3 जा 27q स्क्वायर। अच्छा, प्लस में 3 3 जा 9q एंड इंटू में 1, तो कितना हो जाएगा? ये 9 और q, देखो ना 3a स्क्वायर b, और ये 3 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर a होता है ना, b स्क्वायर a, तो 3 3 जा 9q। अच्छा, एंड a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b और 3b ab स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब देखो अब क्या करना है? अब मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो 1 से तो मैं ले नहीं सकता, इन तीनों से मैं 9 ले सकता हूं, तो 9 ले लेता हूं कॉमन। तो यहां क्या बचा? 3q, 9 3 जा 27 3q क्यूब एंड प्लस में 9 3 जा 27q स्क्वायर एंड प्लस में 3 3 जा 9, तो 3q। अच्छा, एंड सॉरी यहां पे सिर्फ q बचेगा, है ना, क्योंकि 9 कॉमन हुआ है, एंड प्लस में कितना? 1। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये q इंटीजर है, अच्छा उसमें इंटीजर का मल्टीप्लाई, q इंटीजर q में फिर से 3 का मल्टीप्लाई, q एक इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया? पूरा का पूरा फिर से फॉर सम इंटीजर m, तो इसको मैं फिर से कैसा लिख सकता हूं? 9m प्लस 1 के फॉर्म का। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब ये हो गया r इक्वल्स टू 0 और 1 के लिए, एक बचा हुआ r इक्वल्स टू 2 के लिए, तो उसको मैं यहां से करता हूं। r इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? अगेन a क्यूब, है ना, डायरेक्ट में a क्यूब निकालूं, a क्यूब कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 का होल क्यूब, है ना, होगा। अच्छा, इसे एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा? इसको मैं इस पेन से एक्सपेंड करता हूं। 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, है ना। अच्छा, इसे एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड q का क्यूब, ओके, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8। अच्छा, प्लस अब बचा क्या? 3a स्क्वायर में b एंड 3ab स्क्वायर। अच्छा, तो जब 3a स्क्वायर b करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 q स्क्वायर, है ना, 27 2 जा 54। देखो देखो क्या करेंगे? 3
इंटू ए स्क्वायर एंड इंटू बी, यही होगा ना, 3a स्क्वायर बी, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 जा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2, तो 9 3 जा 27 2 जा 54, कितना 54 क्यू स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा 3 इंटू 3 ए एंड बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 क्यू इंटू 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 क्यू होगा। अच्छा प्लस में 36 क्यू, सॉरी 36 क्यू, डन। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इस 8 को वैसे ही रहने दूंगा क्योंकि 8 में से तो मैं 9 कॉमन नहीं ले सकता, लेकिन इसमें से और इसमें से मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 3 जा 27 क्यू क्यूब एंड प्लस में कितना 9 से 54 कितना 9 6 जा 54। अच्छा ओके अच्छा नेक्स्ट 36 से 9 4 जा 36, तो 4 क्यू, ओके एंड प्लस में क्या हो गया 8। अच्छा जी फिर मुझे ये दिख रहा है फॉर सम इंटीजर क्यू, है ना, ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है फॉर सम इंटीजर क्यू, तो ये किस फॉर्म का हो गया अगेन 9m प्लस 8 के फॉर्म का हो गया। नीचे लिख दोगे वेयर m फॉर सम इंटीजर, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिख दोगे नीचे। अच्छा उसके बाद कहोगे फ्रॉम अबव सॉल्यूशन वी सी दैट क्या कि एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, आप रियल लाइफ एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने कहा क्या कि आप क्या करो 4 का इस क्यूब कर दो, है ना, 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 होता है ना, 64 होता है। अच्छा तो इसको जरा कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 9 7 जा 63 प्लस 1, तो किस फॉर्म का आ गया ये 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। अच्छा अगेन ऐसे ही क्यूब करके आप देख लेना, या तो 9m फॉर्म आएगा या 9m प्लस 1 फॉर्म आएगा या 9m प्लस 8 फॉर्म आएगा, क्योंकि इस ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। बस यहाँ पे मेरा बताने लायक ये था कि आप b की वैल्यू यहाँ पे 3 लोगे न कि 9 लोगे। अगर 9 लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा। आर आपको 0 1 2 3 4 डॉट 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 8 तक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे आपको 0 और 1 और सिर्फ 2 के लिए, इन 3 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और वहां पे आपको 9 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 0 से लेके और 8 तक सॉल्व करना पड़ेगा। बात आ गई समझ? तो इस एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम पहले इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। डन। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।